हेलो फ्रेंड। भारत में सकल घरेलू उत्पाद गणना निम्न आधारों पर की जाती है। सकल मूल्य योजित, इसका अनुमान कारक लागत के स्थान पर मूल्य कीमतों पर किया जाता है। सकल मूल्य योजित ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA माप को सकल घरेलू उत्पाद में सब्सिडी से प्रत्यक्ष बिक्री कर को घटाकर प्रस्तुत करते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसी देश के नागरिकों द्वारा एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः 1 वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP कहा जाता है। इसके मापन के लिए सकल घरेलू उत्पाद में से भारत राज्य क्षेत्र के अंदर विदेशियों द्वारा अर्जित आय को घटा दिया जाता है तथा विदेशियों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय को जोड़ दिया जाता है। यदि भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा अर्जित आय तथा विदेशों में भारतीयों द्वारा अर्जित आय बराबर है तो सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP में कोई अंतर नहीं होगा। निवल घरेलू उत्पाद, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में से प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP कहते हैं। NDP में विदेशों से प्राप्त आय शामिल नहीं की जाती। निवल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से जब उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे निवल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP कहा जाता है। वास्तविक राष्ट्रीय आय, किसी देश में राष्ट्रीय आय की वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को वास्तविक राष्ट्रीय आय रियल नेशनल इनकम कहते हैं। इसे आर्थिक वृद्धि के सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वैयक्तिक आय, घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त आय को ही वैयक्तिक आय पर्सनल इनकम कहते हैं। यह देशवासियों द्वारा वास्तव में प्राप्त आय है। वैयक्तिक आय को ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से निगम करों तथा निगमों द्वारा अवितरित लाभांश एवं सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए सुरक्षा को घटाने तथा सरकारी हस्तांतरण भुगतान, व्यापारिक हस्तांतरण भुगतान एवं सरकार से प्राप्त शुद्ध ब्याज को जोड़ते हैं। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की आय को सम्मिलित किया जाता है। पहला, व्यय योग्य वैयक्तिक आय, सभी प्रकार के प्रत्यक्ष कर चुकाने के बाद जो आय बचती है वह व्यय योग्य वैयक्तिक आय डिस्पोजल पर्सनल इनकम कहलाती है, जो व्यय योग्य आय ज्ञात करने के लिए राष्ट्रीय आय में से केवल संस्थाओं के समस्त लाभ को घटाया जाता है। दूसरा, निजी आय, सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी क्षेत्र व घरेलू क्षेत्र द्वारा प्राप्त की गई कुल आय को निजी आय प्राइवेट इनकम कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना संबंधी अवधारणा प्रति व्यक्ति आय, सामान्यतः प्रति व्यक्ति आय को आर्थिक वृद्धि के मापन के लिए स्वीकार किया जाता है। इसका उपयोग किसी देश के अंदर के जीवन स्तर का अनुमान लगाने के लिए भी किया जाता है। इसके द्वारा किसी अन्य देश की तुलना में किसी एक देश के लोगों की संपत्ति का अनुमान लगाते हैं। आमतौर पर इसको किसी सर्वमान्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा जैसे यूरो या डॉलर में मापा जाता है। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्य पर राष्ट्रीय आय आकलन के पश्चात जब देश की कुल जनसंख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम मिलता है उसे ही वास्तविक प्रति व्यक्ति आय रियल पर कैपिटा इनकम कहते हैं।
सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट जीईपी का तात्पर्य पर्यावरणीय परिणामों के साथ आर्थिक विकास सूचकांक तैयार करना है। यह सूचकांक बताता है कि आर्थिक विकास के लिए किसी देश में अपनी जैव विविधता को कितना नुकसान पहुंचाया अथवा उससे पर्यावरण पर कितना प्रभाव पड़ा। हरित अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी से विकास के साथ साथ अपने पर्यावरण को भी संरक्षित रखा जा सकता है। जन कल्याण और सामाजिक सहभागिता में सुधार करते हुए उल्लेखनीय रूप से पर्यावरणीय खतरों और पारिस्थितिकीय दुर्लभता को कम करने को ही हरित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हरित राष्ट्रीय आय वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध उत्पादन के योग में से उत्पादन की प्रक्रिया में देश के पर्यावरण और पारिस्थितिकी की जो क्षति पहुंचती है उसके मौद्रिक मूल्य को कम कर दिया जाता है और इसे हरित राष्ट्रीय आय ग्रीन नेशनल इनकम जीएनआई कहते हैं। हरित सूचकांक विश्व बैंक ने देश की संपत्ति के आकलन का एक नया सूचकांक विकसित किया है। इसके अंतर्गत इसके प्रत्येक 3 अंगों उत्पादित संपत्ति प्रोड्यूस एसेट्स प्राकृतिक संपदा नेचुरल वेल्थ और मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्स के आधार पर प्रति व्यक्ति आय ज्ञात की जाती है। हरित सूचकांक ग्रीन इंडेक्स का विकास वर्ष 1995 में हुआ। हरित सकल घरेलू उत्पाद हरित जीडीपी की गणना सकल घरेलू उत्पाद में से ग्रीन शुद्ध प्राकृतिक पूंजी की खपत के जिसमें संसाधनों में आई कमी पर्यावरण क्षरण एवं पर्यावरणीय संरक्षात्मक पहल शामिल होती है। मौद्रिक मूल्य को घटाकर की जाती है। वर्ष 1972 में सर्वप्रथम विलियम नॉर्डस एवं जेम्स टॉबिन ने परिवारों के वास्तविक वार्षिक उपभोग को मापने का मॉडल पेश किया जिसे आर्थिक कल्याण पैमाना कहा गया। हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक दी हुई समयावधि में प्रति व्यक्ति उत्पादन की वह अधिकतम संभावी मात्रा है जो देश की प्राकृतिक संपदा को स्थिर बनाए रखते हुए प्राप्त की जा सकती है। वर्ष 1995 में हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रीन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीजीएनपी प्रारंभ किया गया था एवं इसमें अभी तक 192 देशों को शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया व इथोपिया का हरित सकल राष्ट्रीय उत्पाद की सूची में प्रथम व अंतिम स्थान है जबकि भारत का स्थान 173वां है। राष्ट्रीय आय के आकलन की सीमाएं राष्ट्रीय उत्पाद मापते समय साधारणतया यह मान लिया जाता है कि उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा से विनिमय होता है। भारत में जहां निर्वाह कृषि की जाती है वहीं उपज का काफी भाग विक्रय के लिए बाजार में नहीं आ पाता। इस भाग को उत्पादक या तो उपभोग के लिए रख लेते हैं या अन्य वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय में उसे दूसरे उत्पादकों को दे देते हैं। ऐसे उत्पादों का अनुमानित मूल्य जोड़ा जाता है। भारत में असंगठित क्षेत्र में अनेक लघु कुटीर एवं घरेलू उत्पादक हैं जो लेखे नहीं बनाते हैं अतः इनकी वास्तविक आय न केवल एक अनुमानित आय को ही जोड़ा जाता है। भारत में उद्योगों के अनुसार राष्ट्रीय आय के आंकड़े शामिल करने की प्रवृत्ति है। इस प्रकार यह आवश्यकता है कि उत्पादकों को विभिन्न व्यवसाय वर्गों में रखा जाए। भारत में काले धन के विषय में सार्वजनिक वित्त एवं नीति संस्थान के अनुसार काली आय 18% से 21% है जो काली अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करती है। यह आय रिकॉर्ड नहीं की जाती इस कारण राष्ट्रीय आय की गणना त्रुटिपूर्ण हो जाती है। राष्ट्रीय आय से संबंधित भारत के संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल
स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय का एक भाग है। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2 मई वर्ष 1951 में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिवालय में की गई। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के मुख्यालय नई दिल्ली के वार्षिक प्रकाशन को राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जाना जाता है। इसकी औद्योगिक सांख्यिकी शाखा का मुख्यालय कोलकाता में है। यद्यपि इसका प्रारंभ वर्ष 1949 में ही एक सांख्यिकी इकाई के रूप में किया गया था। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा वर्ष 1956 से प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पत्रिका प्रकाशित की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत की राष्ट्रीय आय के आकलन हेतु अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया तथा इन तीनों क्षेत्रों को कुल 14 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन वर्ष 1950 में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO की स्थापना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत की गई। वर्ष 1970 में इसका पुनर्गठन किया गया तथा जनवरी 1971 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श या नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना की गई। इसका कार्य मात्र सर्वेक्षण तक ही सीमित है। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग श्री रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2000 में दिए गए सुझाव के आधार पर 1 जून 2005 को स्थायी सांख्यिकी आयोग गठित किया गया। 12 जुलाई 2006 को प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने कार्य प्रारंभ किया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की स्थापना के साथ ही राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का कार्य लगभग समाप्त हो चुका है, किंतु NSSO द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य अब भी जारी है। राष्ट्रीय आय के लिए आधार वर्ष राष्ट्रीय आय के आकलन की नई श्रृंखला, जिसका आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 है, का आरंभ 30 जनवरी 2015 को किया गया। आरंभ में 1948 से 1949 से 1964 से 1965 राष्ट्रीय आय के अनुमान को वर्ष 1948 से 49 के आधार वर्ष पर व्यक्त किया गया था। राष्ट्रीय आय की गणना की 6 अन्य श्रृंखलाएं आरंभ की जा चुकी हैं। पहला 1960 से 61, दूसरा 1970 से 71, तीसरा 1980 से 81, चौथा 1993 से 94, पांचवा 1999 से 2000, छठा 2004 से 5। वर्ष 2015 से आधार वर्ष 2011-12 हो गया है। इसको कन्वेंशनल सीरीज कहते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था को 13 उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसके अंतर्गत आय तथा उत्पाद विधि को राष्ट्रीय आय के आकलन में प्रयोग किया गया। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के आकलन के संदर्भ में 6 क्षेत्र तथा 14 उप क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ से अभिप्राय निश्चित समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में होने वाली वास्तविक आय रियल इनकम में वृद्धि से है। सामान्यतः यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है तो निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है। निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP में परिवर्तन की दर आर्थिक समृद्धि दर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कहलाती है। इसको राष्ट्रीय आय की वृद्धि नेशनल इनकम रेट दर भी कहा जाता है। भारत जैसे विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि दर, आर्थिक समृद्धि दर, आर्थिक विकास दर की तुलना में कम होती है। आर्थिक वृद्धि के 3 रूप होते हैं। पहला
प्रगतिशील वृद्धि, प्रोग्रेसिव ग्रोथ, जब कुल आय में वृद्धि जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से अधिक हो। दूसरा, अधोगामी वृद्धि, रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ, जब कुल आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि अधिक हो। तीसरा, स्थिर ग्रोथ, स्टेशनरी ग्रोथ, जब कुल आय की वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि की दरें आपस में बराबर हो। आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके परिणाम स्वरूप देश के समस्त उत्पादन साधनों का कुशलतापूर्वक विदोहन होता है। इसमें राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में निरंतर एवं दीर्घकालिक वृद्धि होती है तथा जनता के जीवन स्तर एवं सामान्य कल्याण का सूचकांक बढ़ता है। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि एवं मात्रात्मक संकल्पना है, जबकि आर्थिक विकास एक गुणात्मक सकल घरेलू उत्पाद में परिवर्तन की दर आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट कहलाती है। आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले घटकों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, आर्थिक घटक, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, तकनीकी प्रगति, संगठन, श्रम शक्ति एवं जनसंख्या, पूंजी उत्पादन अनुपात, आधारभूत संरचना, वित्तीय स्थिरता। दूसरा, गैर आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, राजनीतिक घटक, धार्मिक घटक। हिंदू वृद्धि दर, प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रतिपादित हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय आय अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से है। भारत में उदारीकरण 1991 को अपनाए जाने से पूर्व वर्ष 1950 से 80 के बीच वृद्धि दर 3.5% के बीच रही। इसे ही प्रोफेसर राजकृष्ण ने हिंदू वृद्धि दर कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने इस 3.5 वार्षिक वृद्धि दर को समाजवादी वृद्धि दर कहा है। वर्ष 1991 में उदारीकरण की नीति अपनाए जाने के बाद से भारत इससे बाहर निकलने में सफल रहा है।